बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस का टॉपिक। क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस क्या होता है कि नोज़ और पैरानेजल साइनसेस जो हैं उनको जिस म्यूकोजा ने लाइन किया हुआ है उनकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है कि इन्फ्लेमेशन जो हुई हुई है ना वो 12 वीक्स से ज़्यादा उसकी सिम्टम्स की ड्यूरेशन हो। मैंने आपको बताया था कि अगर तो सिम्टम्स की ड्यूरेशन 4 वीक्स से कम होगी तो उस वो होगा एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस, ठीक है। और अगर 4 से 12 वीक्स तक ड्यूरेशन होगी सिम्टम्स की तो उसे कहते हैं सब एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस। और अगर 12 वीक्स से ज़्यादा की ड्यूरेशन हो तो फिर जो है ना वो क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये ड्यूरेशन याद रखनी है कि अगर सिम्टम्स की ड्यूरेशन 12 वीक्स से ज़्यादा की है तो वो क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस का केस है। अब देख लेते हैं टाइप्स क्या होती हैं क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस की। तो दो टाइप्स हैं सीआरएस की। एक क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस विदाउट पोलिप्स जिसमें पोलिप नहीं बनते, और दूसरी विद पोलिप्स जिसमें पोलिप भी बनते हैं। पोलिप क्या होते हैं? ये एक एडिमेटस नॉन न्यूप्लास्टिक आउटग्रोथ होती है साइनस म्यूकोजा की। फॉर इंस्टेंस ये अब मैक्सिलरी साइनस है। अब आपको पता है साइनस को जो है म्यूकोजा ने लाइन किया होता है, ठीक है, इसकी वॉल्स को इस म्यूकोजा ने लाइन किया हुआ है। अब होता क्या है कि जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होती है साइनस की, साइनस म्यूकोजा की, तो अगर वो क्रॉनिक है तो ये म्यूकोजा आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेम करना शुरू हो जाएगी। तो जब इन्फ्लेम करेगी तो इसमें ऐसी सी ना एक आउटग्रोथ सी बन जाएंगी, ठीक है, जिसमें फ्लूइड भरा होता है। तो इस आउटग्रोथ को जो है ना पोलिप कह देते हैं। इसमें ये कैंसरस आउटग्रोथ नहीं होती, इसमें ये न्यू प्लास्टिक सेल्स नहीं होते, लेकिन फ्लूइड भरा होता है इसमें। तो इस आउटग्रोथ को पोलिप कह देते हैं। तो क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस दो तरह का है, एक तो वो जिसमें पोलिप्स नहीं बनेंगे, दूसरा वो जिसमें ऐसे से पोलिप्स बनेंगे, आउटग्रोथ्स होंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस विदाउट पोलिप्स जो है उसकी कॉज क्या हो सकती है। तो ये आपने याद रखना है, ये बैक्टीरियल इन ओरिजिन होता है, बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है ये विदाउट पोलिप्स वाला। कौन कौन सा बैक्टीरिया आ सकते हैं? स्टाफ ऑरियस आ सकता है, सूडोमोनास एरोजिनोजा आ सकता है, क्लेब्सिएला और इकोलाई आ सकते हैं। ये चार बैक्टीरिया क्रॉनिकली जो है ना यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ईयर के भी इन्फेक्शंस में या नोज़ के जो इन्फेक्शंस है उसमें भी। स्टाफ ऑरियस, सूडोमोनास, क्लेब्सिएला और इकोलाई, ठीक हो गया। जब बात होती है एक्यूट की, तो एक्यूट में भी दो तीन बैक्टीरिया ही आपने याद रखने होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टाफ ऑरियस है, ठीक है। तो लेकिन क्रॉनिक में ये चार बैक्टीरिया आपने याद रखने हैं। इसके बाद देखते हैं कि विद पोलिप्स, जो पोलिप के साथ होगा क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस, उसकी क्या कॉज हो सकती है। तो वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या वो सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स कोई हो सकते हैं उसकी वजह से। अब होता क्या है कि कोई भी एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस है, अगर वो ट्रीट ना हो तो वो सब एक्यूट में चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर सब एक्यूट भी ट्रीट ना हो कि कोई मेडिकेशन ने ठीक दी या मेडिकेशन की ड्यूरेशन ने ठीक दी, तो उस वजह से वो ट्रीट नहीं हुआ, तो सब एक्यूट जो है ना वो फिर आगे फर्दर क्रॉनिक में चेंज हो सकता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो पोलिप्स का जो इन्फेक्शन, पोलिप्स के साथ जो क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस होगा ना वो इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है और सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है। कौन कौन से सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? इसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेजिया। ये क्या होता है? इसमें जो सीलिया होते हैं ना जिन्होंने म्यूकस को लाइन किया होता है, आपको पता है कि ये पैरानेजल साइनसेस और नोज की को म्यूकस मेम्ब्रेन ने लाइन किया हुआ है। इस म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे ना सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस की मूवमेंट को जो है ना उसमें एड करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं म्यूकस की मूवमेंट में। अब होता क्या है कि जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है इसका काम होता है कि जो भी फॉरेन बॉडीज़ हैं, इंस्पायर्ड एयर में हम सांस जब लेते हैं तो इन साइनसेस से हवा होके गुजरती है। तो जब इन साइनसेस में से गुजरती है तो इन जो है ना म्यूकस मेम्ब्रेन पे म्यूकस प्रेजेंट होता है जो फॉरेन बॉडीज़ को कैप्चर कर लेता है। जब वो फॉरेन बॉडीज़ को कैप्चर करके एयर को जो है ना साफ कर देगा, फिल्टर कर देगा एयर को। तो अब जब ये ना साइक्लिक इसकी क्लियरेंस होती है। अब इस जो ऊपर म्यूकस है वो जो है अब फॉरेन बॉडीज से भर गई है, तो वो म्यूकस क्लियर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस क्लियरेंस के प्रोसेस में कि इधर से सारी म्यूकस की लेयर उतर जाएगी और नीचे नई म्यूकस रीजनरेट होगी, ये जो है ना ये प्रोसेस म्यूकोसिलरी क्लियरेंस का,
इसमें सीलिया हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। ये तो प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेजिया में क्या हो रहा था कि इन सीलिया का एबनॉर्मल फंक्शन था, तो सीलिया का फंक्शन ठीक नहीं था, तो जो है ना वो म्यूकस सही तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से पोलिप्स बन सकते हैं और क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस हो सकता है। फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में हो सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि म्यूकस जो है ना बहुत ही थिक होता है, जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं हो पाता और एक्यूमुलेट कर जाता है साइनसेस में। फिर सेम्प्टर्स ट्राइएड में हो सकता है। सेम्प्टर्स ट्राइएड क्या होता है, ये एक 3 बीमारियां होती हैं। एक अस्थमा, दूसरे नंबर पे होती है एस्प्रिन इनटॉलरेंस और तीसरे नंबर पे नेजल पोलिप्स। अगर ये तीनों बीमारियां एक साथ हों तो इसको सेम्प्टर्स ट्राइएड कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हो सकता है अस्थमा के केस में। अस्थमा के केस में बहुत चांसेस होते हैं कि नेजल पोलिप्स बन जाए और फिर क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस हो जाए। इसके अलावा चर्क स्ट्राउस सिंड्रोम के केस में भी देखा जा सकता है। चर्क स्ट्राउस सिंड्रोम में क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसमें भी अस्थमा होता है। इसके अलावा पेरिफेरल इओसिनोफिलिया और वस्कुलाइटिस जो है ना, और या पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स, इस जैसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो आपने याद रखना है कि क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस जो पोलिप्स के साथ होगा वो या तो इन्फेक्शियस हो सकता है या सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। कौन कौन से सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस किए? प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेजिया जिसमें सिलिया डिसफंक्शनल थे, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिस्कस किया, सेम्प्टस ट्राइएड, एस्थमा और चर्क स्ट्राउस सिंड्रोम। तो ये आपने 2 टाइप्स याद रखनी है, विदाउट पोलिप्स और विद पोलिप्स। इसके बाद देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी और कॉजेज क्या क्या हैं क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस के। तो ये आपने ये फ्लो चार्ट या ये जो है ना डायग्राम याद रखनी है। इसमें 4 चीज़ें हैं: लॉस ऑफ सीलिया, इम्पेयर्ड ड्रेनेज ऑफ म्यूकस, इन्फेक्शन और म्यूकोजल चेंजेस। ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से हो रही हैं और हर एक से दूसरी कॉज हो सकती है। फॉर इंस्टेंस के इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन किस वजह से हो सकता है? कोई एक्यूट इन्फेक्शन की थेरेपी नहीं सही हुई, उसकी ट्रीटमेंट नहीं सही हुई, वो सब एक्यूट और फिर क्रॉनिक में कन्वर्ट हो गया है। या कोई डेंटल इन्फेक्शन है जो ऊपर डेंटल इन्फेक्शन ने इन्वेड किया है मैक्सिलरी साइनस को और मैक्सिलरी साइनोसाइटिस कॉज कर दिया, या बैक्टीरियल रेजिस्टेंस आ गई है उस वजह से, या कोई फंगल इन्फेक्शन है। तो किसी इन कॉजेज़ में से किसी एक कॉज की वजह से ना इन्फेक्शन डेवलप हो गया है। अब इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से म्यूकोजल चेंजेस भी आएंगे, म्यूकोजा में चेंजेस आएंगे और जो है इम्पेयर्ड ड्रेनेज होगी। या लॉस ऑफ सीलिया हुआ है किसी वजह से, उसकी वजह से भी इम्पेयर्ड ड्रेनेज हो सकती है, म्यूकोजल चेंजेस आ सकते हैं। या किसी वजह से इम्पेयर्ड ड्रेनेज हुई है तो उसकी वजह से भी लॉस ऑफ सीलिया और इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। तो ये आपने 4 चीज़ें याद रखनी है, हर एक चीज़ से दूसरी कॉज हो रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इन्फेक्शन हमने डिस्कस कर लिया कि अगर एक्यूट इन्फेक्शन की थेरेपी नहीं सही तरह से हो सकी, या कोई डेंटल इन्फेक्शन है, या बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप हुई है, या कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो उस वजह से इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। और अब देखते हैं कि इम्पेयर्ड ड्रेनेज जो है, म्यूकस, मैंने आपको बताया म्यूकोसिलरी क्लियरेंस जो हो रही थी, अब वो ड्रेनेज अगर उसकी ना हो म्यूकस की सही तरह, तो वो म्यूकस इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो जाएगी और क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस हो जाएगा। तो ये इम्पेयर्ड ड्रेनेज किस किस की वजह से हो सकती है? एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से हो सकती है, नंबर 1। क्या एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं? कॉन्काब्लोजा एक कंडीशन है जिसमें जो है ना इम्पेयर्ड ड्रेनेज हो सकती है साइनसिस की। ये आपने याद रखना है कि जो भी साइनसिस हैं, फॉर इंस्टेंस कि ये अगर एक मैक्सिलरी साइनस है, ये ओपन हो रहा होता है मिडल मिएटस में, ये नोज़ आ गया, तो ये मैक्सिलरी साइनस, ये आइज़ हैं। तो इधर जो है ना ये जो इसका सुराख होता है जो मिडल मिएटस में खुल रहा है, उसको ऑस्टिया कहते हैं। तो अगर ऑस्टिया की ब्लॉकेज होगी ना तो फिर इधर से क्लियरेंस नहीं हो पाएगी म्यूकस की, ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो ऑस्टिया की ब्लॉकेज कौन कौन सी कंडीशन में हो सकती हैं? कॉन्काब्लोजा है एक कंडीशन। इसमें क्या होता है कि ये जो मिडल टर्बिनेट होता है, मिडल टर्बिनेट में ऐसे एयर सेल्स भर जाते हैं, हवा भर जाती है, जिसकी वजह से वो बड़ा हाइपरट्रोफिड हो जाता है, स्वेल कर जाता है। आपको पता है मिडल मिएटस, जो मिडल टर्बिनेट है, मिडल टर्बिनेट के नीचे मिडल मिएटस प्रेजेंट होता है, जिसमें ये सारे ऑस्टिया खुल रहे होते हैं, फ्रंटल, इथमॉइड और मैक्सिलरी साइनस के। तो जब ये हाइपरट्रोफी हो गया तो नीचे ये वाला ऑस्टिया जो है ये ब्लॉक हो जाएगा,
ऑस्टिया जब ब्लॉक हो जाएगा तो इधर मैक्सिलरी साइनस से म्यूकस क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इधर एक्यूमुलेशन हो जाएगी म्यूकस की, जिसकी वजह से क्रॉनिक साइनोसाइटिस डेवलप हो सकता है। कॉन्काब्लोजा एक एबनॉर्मेलिटी आ गई। इसके अलावा कोई डीएनएस भी हो सकता है, डिविएटेड नेजल सेप्टम, जो ऑस्ट्रिया की ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दे। ठीक है, इसके अलावा पोलिप्स हो सकते हैं कि नेजल पोलिप बन गए हैं जिसकी वजह से ड्रेनेज नहीं हो पा रही सही तरह, या एडिनॉइड्स हो सकते हैं। एडिनॉइड्स क्या होते हैं कि गले में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं जो जिनकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, जो इन्फ्लेम कर जाते हैं, तो इनकी वजह से भी ड्रेनेज जो है ना इम्पेयर हो सकती है। किसी एलर्जी, ट्यूमर या थिक म्यूकोजा की वजह से भी जो है ना इम्पेयर ड्रेनेज हो सकती है। इसके बाद देखते हैं म्यूकोजल चेंजेस किस वजह से आ रही थी। तो एलर्जी, वेजोमोटर रिनाइटस। वेजोमोटर रिनाइटस होता है कि जो वेजोमोटर सप्लाई है, स्पेसिफिकली पैरासिम्पथेटिक सप्लाई, जो नेजल म्यूकोजा को जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही हैं उनकी पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उन वेसल्स की डायलेशन होती है और फिर एडीमा जो है ना रिनाइटस होता है और स्वेल कर जाती हैं नेजल म्यूकोजा। तो एलर्जी के केस में, वेजोमोटर रिनाइटस के केस में, या एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस के केस में, या एस्प्रिन ट्राइएड, ये सेम्प्टर्स ट्राइएड है जिसमें एस्थमा, एस्प्रिन इंटॉलरेंस और नेजल पोलिपाई होते हैं। इनकी वजह से म्यूकोजल चेंजेस आ रहे हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन थिकनिंग हो गई है। ठीक है, या फिर लॉस ऑफ सीलिया, के सीलिया जो है उनका फंक्शन लॉस हो गया है। किस किस केस में हो सकता है? पोल्यूशन के केस में, कोई एयर पोल्यूशन है, या वायरल इन्फेक्शंस, या केमिकल्स, या मैंने आपको भी पीछे समझाया प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेजिया है कि सीलिया सही काम नहीं कर रहे, म्यूकस क्लियर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया। ये बात आपने इधर याद रखनी है कि आगे कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाए, फॉर इंस्टेंस ये साइनस म्यूकोजा है मैक्सिलरी साइनस का, ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, तो पीछे जो है ना इधर म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाएगा और इधर इन्फेक्शन हो जाएगा। ये एक जनरल लॉ है कि आगे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो पीछे इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। तो ये जो है ना डायग्राम, आप इसको ध्यान से याद करें बहुत अच्छे से कि हर फैक्टर दूसरे को का पॉजिटिव एजेंट है। ठीक है, और ये इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस डेवलप हो सकता है। अब देखते हैं कि सिम्टम्स और साइंस क्या क्या होते हैं क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस में। तो आपने याद रखना है कि 4 सिम्टम्स हैं मेन, पोलिप्स के साथ जो है और विदाउट पोलिप्स दोनों में। एक तो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, दूसरे नंबर पे नेज़ल या पोस्ट नेज़ल प्रूलेंट डिस्चार्ज होगा, फिर फेशियल पेन या प्रेशर होगा क्योंकि साइनसेस इन्वॉल्व हैं, और इसके बाद हाइपोस्मिया या एनोस्मिया भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है कि हाइपोस्मिया होता है कि पार्शियल लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, के पार्शली जो है ना सूंघने की एबिलिटी वो कम हो गई है, और एनोस्मिया टोटल लॉस ऑफ स्मेल हो गई है। ठीक है, तो ये इसके बाद साइंस क्या क्या नज़र आएंगे, एग्जामिनेशन करेंगे जब एंटीरियर राइनोस्कोपी, तो नेज़ल म्यूकोजा जो है उसका एडीमा डेवलप हुआ होगा और किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से प्रूलेंट डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि इन सिम्टम्स में से कोई से 2 सिम्टम्स और 1 साइन प्रेजेंट हो तो हम उसको लेबल कर देते हैं कि ये क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस का केस है। आपने हिस्ट्री जो है ना, सिनारियो दिया गया जो होगा उसमें ड्यूरेशन याद रखना है कि 12 वीक से अगर ज़्यादा है तो वो क्रॉनिक है, 12 वीक से कम है तो वो एक्यूट या सब एक्यूट है। इसके बाद सीटी स्कैन और एक्सरे जब करवाएंगे पैरानेजल साइनसेस का तो उसमें ओपेसिटी नज़र आएगी। ठीक है, ग्रेश ग्रेश रीजन होगा साइनसेस का। साइनसेस आमतौर पे जो है ना एयर फिल्ड कैविटीज़ होती हैं, तो एयर फिल्ड कैविटीज़ सीटी स्कैन या एक्सरे पे बिल्कुल ब्लैक नज़र आती हैं, लेकिन अगर उधर कोई इन्फ्लेमेशन हो या कोई सिक्रीशन की एक्यूमुलेशन हो तो वो ग्रेश सी या वाइटिश सी नज़र आती हैं। तो ऐसे इसका डायग्नोसिस होगा। ट्रीटमेंट इसकी बहुत ईजी है। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने याद रखना है ट्रिपल एसिड का निमोनिक। ठीक है, क्या क्या बनेगा इससे? ए से एंटीबायोटिक्स, फिर एनाल्जेसिक्स, फिर बनेगा एंटीहिस्टामिन्स, सलाइन इरिगेशन, आई से इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स और डी से डीकंजेस्टेंट्स। कोई भी राइनोसाइनोसाइटिस है वो एक्यूट है या क्रॉनिक है, एक्यूट फ्रंटल, मैक्सिलरी, किसी भी साइनस का साइनोसाइटिस हुआ है तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट देनी है आपने। ट्रिपल एसिड, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीहिस्टामिन्स, सलाइन इरिगेशन, इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स और डीकंजेस्टेंट्स। इसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं? फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में आपने क्या, इसका प्रिंसिपल आपने याद रखना है कि
एंडोस्कोप के थ्रू जो है ना वो ड्रेनेज करते हैं साइनसेस की, और फिर बाद में जो भी कोई एक्यूमुलेशन या ऑफ सिक्रीशंस हुई या सिक्रीशंस और म्यूकस जो है उसको ड्रेन कर लेना है, और फिर बाद में साइनसेस की वेंटिलेशन कर देनी है। ठीक है, तो ये ड्रेनेज प्लस वेंटिलेशन करते हैं। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी से पहले जो है ना इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते थे इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस की, कि जैसे कि अगर मैक्सिलरी साइनस का क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस था तो उसके लिए एंट्रोस्टोमी करते थे, कि मैक्सिलरी एंट्रम को ही जो है ना वो बाहर से एक्सपोज करके फिर अंदर से सिक्रीशन ड्रेन करते थे और फिर पैकिंग करते थे। यहाँ एथमॉइड साइनस के लिए एथमॉइडेक्टमी करते थे, या स्फिनॉइड साइनस का साइनोसाइटिस है तो उसके लिए स्फिनॉइडोटमी, या फ्रंटल साइनस का है तो फ्रंटो एथमॉइडेक्टमी करते थे। लेकिन ये सारे इन्वेसिव प्रोसीजर्स थे। तो अब जो है ना सिर्फ ये फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी की जाती है राइनोसाइनोसाइटिस के लिए। तो ये आपने मेडिकल ट्रीटमेंट याद रखनी है। मेडिकल ट्रीटमेंट में AAA SID और सर्जिकल में फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी याद रखनी है।